मैंने शुरुआत करी थी अपनी वीडियो एडिटिंग से, और वीडियो एडिटिंग से लगभग मैं 50-60 हज़ार रुपये लेकर के मार्केट में आया था। एक दिन पहले डेटा देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मोमेंटम आना है और आना भी है या नहीं आना। इंट्राडे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज भी रहती है, हाँ जी। तो वो आपको पहले दिन की कैंडल से कैसे आप जज कर लोगे? जिस डायरेक्शन में भी आपको ट्रेड लेना है, आप उस डायरेक्शन में दिक्कत ये भी होती है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ कि वो डेली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग डेली करने के लिए बनी नहीं। अभी आपने पोजीशन साइजिंग की बात करी, तो कितने लाख पर एक लॉट करना चाहिए? मेरी 1 CR की कैपिटल है, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मेरी पोजिशनल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें मैं टाइम साइकिल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मार्केट में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी मैं लेकर के आता हूँ। अब ये टाइम साइकिल क्या होती है, थोड़ा सा ये भी समझा दो। और एस्ट्रोलॉजी को कैसे लाते हो ये भी बताओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स जहां हम बातें करते हैं पैसों की, बातें करते हैं गहराइयों की। दोस्तों, समझते हैं कंसेप्ट को, समझते हैं स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, आज जो गेस्ट हैं वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, इनको आपने इंस्टाग्राम पर शायद देखा भी होगा। और दोस्तों, ये ट्रेड करते हैं निफ्टी में। निफ्टी जो सबका एक मूलभूत आधार है हमारे मार्केट का, और यदि कोई ट्रेडर उसमें ट्रेड कर रहा है तो आप समझ लें कुछ तो एक्सपर्टीज़ होगी ही। स्ट्रेटेजी समझेंगे, क्या करते हैं वो समझेंगे, किस तरह से हर महीने प्रॉफिटेबल रहते हैं वो समझेंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़, जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं दोस्तों, वो पिछले 11 साल से किसी भी साल में नेगेटिव रिटर्न में नहीं है। यानी कि आप जब मर्जी शुरू करें, ये कहते हैं कि उसका रिटर्न 1 साल बाद पॉजिटिव रहता ही है। ऐसी स्ट्रेटजी, और ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है, कोई गारंटी दोस्तों कोई भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम पिछले 11 साल का बैक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों हमने कोविड जैसा भयानक टाइम भी देखा है, और उससे पहले 2016 के आसपास की मद्दी भी देखी है। तो इसका मतलब 2 बड़े फॉल्स में अगर ये स्ट्रेटजी कामयाब है तो आगे भी हमें ऐसा लगता है, आगे गारंटी तो देखिए कुछ नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े भूचाल से कोई चीज़ निकल के आ सकती है तो आगे भी बेहतर रह सकती है। समझेंगे पूरी स्ट्रेटजी, करेंगे पूरी बात, कैसे आए ट्रेडिंग में, क्या करते हैं, पूरा विश्लेषण होगा। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आज अपने नए गेस्ट का, मिस्टर अभिषेक। इनका पेज है दोस्तों अभिषेक एक्स ट्रेड, और ये बिलोंग करते हैं पौड़ी गढ़वाल को। पूरा नाम है अभिषेक नौटियाल। स्वागत है अभिषेक आपका डीप टॉक्स में। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन सर। तो अभिषेक, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते थे आप, अभी उम्र क्या है, पहले तो ये बताओ। सर मैं अभी 28 साल का हुआ हूँ कंप्लीट। जी जी। एंड इससे पहले मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था, एंड वो भी सर मजबूरी में जाना पड़ा था, क्योंकि 10वीं तक मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी ICSE से, और 11वीं में मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था फॉर फाइनेंशियल रीजंस। मेरी कुछ परिवार में ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि मुझे 11वीं की फ़ीस देने कोई पैसे नहीं थे। देन छोटे मोटे काम करके खुद ही खर्चे निकाले, और फिर धीरे धीरे करके मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। देन उसमें से थोड़े बहुत खर्चे अपने लिए बन जाते थे, और बीच में ऐसी भी स्ट्रैटेजीज़, मैं बोलूँगा ट्रेजेडीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे इतना लोन ले लिया था कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। तो फिर वीडियो एडिटिंग जो मुझे काम मिलता था मैं उसको पकड़ता रहता था, एंड फाइनली वो वीडियो एडिटिंग का काम भी बंद हुआ और मैं धक्के और धोखे से ट्रेडिंग में आ गया। तो कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं, क्या है आपके शहर का नाम क्या है? सर मेरे शहर का नाम है पौड़ी गढ़वाल, और ये एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पे ज़्यादा। पौड़ी गढ़वाल इलाके को बोलते हैं, शहर कोई नाम पौड़ी गढ़वाल है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। उसमें टाउन है, उसका नाम भी पौड़ी है। अच्छा, उसमें भी पौड़ी ही नाम है। वेरी गुड। बहुत ब्यूटीफुल सा शहर है, छोटा सा है, और सीधे साधे से लोग हैं। और पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी इलाका है। ठंड होती है? ठंड होती है। स्नो गिरती है? बिल्कुल गिरती है। गिरती है स्नो? बिल्कुल गिरती है। किस टाइम में गिरती है, तभी आएंगे तुमसे मिलने। अभी मौसम तो ऐसा चल रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं, या फिर अजीब सा ही मौसम चल रहा है। अभी 15-20 दिन पहले भी वहाँ पे थोड़ी बर्फ पड़ गई थी। अच्छा। इस टाइम पे भी बर्फ पड़ गई। हाँ जी, कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पे जहाँ पे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रहती है, और इस मौसम में भी वहाँ पे बर्फ देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप देखने जा सकते हैं। तो अभी तो आपको मजे आ रहे होंगे गर्मी में यहाँ पर। मतलब मज़े तो नहीं, मैं थोड़ा ठंडे इलाके का हूँ तो ठंडी ज़्यादा पसंद आती है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग जाती है कई बार, बट एनी विच वेज। तो दोस्तों, जैसे हर किसी की जर्नी होती है कुछ रोलर कोस्टर टाइप, ऐसे ही इनकी भी है। लेकिन अब जर्नी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फोकस करेंगे निफ्टी में क्या करते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओ अभिषेक के क्या करते हो आप? सर वैसे मेरी उम्र कम है, और शायद से जो लोग देख रहे होंगे मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हुए होंगे, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने सर शुरू किया था निफ्टी में इंट्राडे से।
मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से जैसे हर कोई ट्रेड करना स्टार्ट करता है वैसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन शुरू में वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे जिससे कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं इसमें कमा सकता हूँ। लेकिन सर कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला कि अगर मैं पैसा गंवा रहा हूँ तो कोई ना कोई तो कमा ही रहा है। जब थोड़ा मैंने डीप रिसर्च करी इस पर तो पता चला कि वो सारे के सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको FIIs बोलते हैं, जिनको प्रोप्राइटरीज बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये पैसा कमा रहे हैं। तो फिर मैंने एक दिन पहले इनका डेटा देखना शुरू कर दिया था सर। तो मैं पहले वेबसाइट्स पे डेटा देखता था, लेकिन फिर मैंने NSE से अपनी शीट बनानी स्टार्ट कर दी जिसको मैं डेटा डिकोडिंग शीट बोलता हूँ, और उस पर एक दिन पहले मैं अपना व्यू बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो एक दिन पहले अगर शीट देख करके आपका व्यू क्लियर है, आपका बायस क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी स्ट्रैटेजी पे काम करके उस पर कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी बना सकते हैं। तो वो शीट हमारे ऑडियंस को कैसे मिलेगी? इट्स वेरी सिंपल सर। आज के टाइम पे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ही हैं जो वो शीट देती हैं। मेन फोकस ये रहता है कि बड़ा प्लेयर कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अगर सिंपल सी चीज़ मैं सर इस तरीके से समझाऊं, मार्केट में रिटेलर जो है वो सेबी भी बोल रही है कि 90% ऑफ द टाइम लॉस कर रहा है। तो अगर मुझे एक दिन पहले पता है कि रिटेलर बुलिश डायरेक्शन में या ऊपर की साइड बैठा हुआ है, तो मैं अगर उस डायरेक्शन में या तो ट्रेड ना लूँ या अगर मैं कम क्वांटिटीज़ में लूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पैसे को बचा सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसका उल्टा हो जाता है, अगर FIIs और प्रोप्राइटरीज की डायरेक्शन मुझे एक दिन पहले पता है, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी डायरेक्शन में अगर अपनी क्वांटिटीज़ को ठीक रखूँ तो मेरे लिए वो स्ट्रैटेजीज या मेरे लिए वो डायरेक्शन काम में आ सकती है। तो कैसे आप देखते हैं, क्या तरीका है उसका, जरा आसान शब्दों में बताइए। या कहीं बनी बनाई मिलती है शीट या कहीं पे देखिए सर, पोजीशन देख सकते हैं हम? ऑप्शन चेन के बारे में सबने सुना है। जी। ऑप्शन चेन में सर एक डेटा होता है OI डेटा। जी। OI डेटा ओपन इंटरेस्ट। लेकिन सर उसमें ना ये नहीं पता चल पाता है कि वो OI बिल्ड कौन कर रहा है। OI क्लाइंट बिल्ड कर रहा है या OI प्रोप्राइटरीज बिल्ड कर रहे हैं या FIIs बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए इससे भी ऊपर का डेटा होता है पार्टिसिपेंट वाइज OI डेटा। तो पार्टिसिपेंट वाइज OI डेटा को अगर हम देखना शुरू कर दें तो उससे एक दिन पहले, सबसे पहले तो सर ये पता चल जाता है कि कल मोमेंटम आ सकता है नहीं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर बड़े प्लेयर ने एक दिन पहले कॉल शॉट या पुट शॉट करी ली दोनों ही डायरेक्शन में, तो कोई ऑप्शन सेल इसलिए नहीं करेगा कि उसको डायरेक्शन चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड रखना है। और हमारा तो सर मार्केट में 10,000, 20,000, 50,000 या 1 करोड़ तक रुपए लगा रहता है। दूसरे पर्सन का 1000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो वो पहले आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करेगा और उसी को अगर आप भी फॉलो करें तो आपके पैसे को भी प्रोटेक्ट करके चला जाएगा। तो मेनली डेटा को एक बायस टूल की तरह आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन सेलिंग करके बैठा हुआ है बड़ा प्लेयर, तो मुझे कल डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं लेने। मुझे यानी कि अगर वो बंदा कॉल शॉट या पुट शॉट करके बैठा हुआ है तो मैं कल डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करूंगा, या मैं अवॉइड कर दूंगा दिन को, या कहीं ना कहीं साइडवेज तरीके की स्ट्रैटेजीज पे काम करूंगा। लेकिन सर अगर मुझे एक दिन पहले उसके मोमेंटम वाली पोजीशंस दिख रही हैं, यानी कि अगर वो कॉल बाय करके गया हुआ है, तो कोई बड़ा प्लेयर, ऑप्शन सर इतना रिस्की कॉन्ट्रैक्ट है, अगर बड़ा प्लेयर भी बाय कर रहा है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। अगर वो एक दिन पहले कॉल बाय करके गए हैं और उसी डायरेक्शन में शॉर्टिंग करके भी गए हैं, जैसे कॉल बाय कर दिया और पुट शॉर्ट कर दिया, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि कल बुलिश डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है। तो एक दिन पहले डेटा देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मोमेंटम आना है और आना भी है या नहीं आना है। लेकिन अभिषेक, इसमें तो एक कॉन्ट्राडिक्शन ये हो सकता है कि जैसे वो मान लो 1 लाख लॉट में शॉर्ट हैं, हाँ जी, और वो 20,000 बाय करके गए हैं, क्योंकि वो तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई भी डेटा देखेंगे, मैं भी डेटा देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो अगर मान लो हमने देखा कि आज वो 20,000 क्वांटिटी कॉल बाय करके गए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी 80,000 शॉर्ट में भी है, तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? सर यहीं पे एक चीज़ काम में आती है कि जो पैसा मार्केट में नया आया है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे अगर आज 3 बजे से पहले वो लोग कॉल बाय करके गए हैं, तो मुझे 7 बजे के बाद डेटा में वो दिख जाएगा। पहले की पोजीशंस पे क्या होता है सर, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है, नए पैसे पे डर बना होता है। अगर कॉल बाइंग नई मार्केट में आई है और पुराने पैसे पे भले ही शॉर्ट चल रहे हैं वो, या जो भी उल्टी पोजीशन में चल रहे हैं, तो पहले मार्केट उस डायरेक्शन में जरूर जाएगा जिसपे नया पैसा इनपुट आया। और ये मैं सर करीबन 4 से 5 सालों से देख रहा हूँ डेटा के अंदर। जो मैं अपनी शीट बनाता हूँ उसमें हम ज़्यादा जो प्रायोरिटी देते हैं वो उस डेटा को देते हैं जो आज मार्केट में नया है। जो पुराना डेटा है, लोग सर कंफ्यूजन यहीं तो पर। क्या हम ये कर सकते हैं कि आप हमें कोई गूगल ड्राइव का ऐसा लिंक दे दें जिसपे आप शीट बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन, ताकि हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें। यस, और लोग उसको देख के थोड़ा सा सीख लें। क्योंकि देखिए, किसी भी पॉडकास्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें आपसे चर्चा करनी है, हमें ये है कि ऑडियंस को कुछ सीखने को मिलना चाहिए। इफ यू कैन मेक अ गूगल शीट और उसका लिंक अगर आप हमें दे दें, डेफिनेटली अब से लेके 4, 5, 6, 10 दिन तक, जब तक भी ये पॉडकास्ट आएगा, और डेट वाइज उसे बना दें, और फिर पीपल कैन मेक आउट कि देखो ये कल था, ये आज था, एंड इट कैन बी ए काइंड ऑफ ट्यूटोरियल। राइट। तो क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सर ये शीट इतनी आसान होती है सर कि इसमें सिर्फ डेट चेंज करनी होती है, कोई डेटा लेना नहीं पड़ता, ऑटोमेटेड फॉर्मूलेज लगे होते हैं। सिर्फ डेट चेंज करेंगे तो वो उस दिन का डेटा ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है अपनी गूगल शीट या एक्सेल शीट में।
और सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी। कैसे बनता है भाई, ये तो हमें भी नहीं आता। ये सर मैंने पर्सनली बनाई हुई है अपनी गूगल शीट। और तो क्या ये शीट हम लोगों को दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, इसको बिल्कुल दे सकते हैं, बट इसका आसान तरीका ये है कि जैसे आजकल सेंसिबल वगैरह भी है, तो सेंसिबल पे आप पूरा डेटा मत लीजिए पीछे का। लोग क्या करते हैं, डेटा देख के आ जाते हैं कि आज बियरिश बैठे हुए हैं, मार्केट में बियरिश पोजीशन बनाते हैं, मार्केट उल्टा चला जाता है, क्योंकि वो उन पोजीशंस पे भी फोकस कर रहे हैं जो पहले बीत गई हैं पोजीशंस। अब मान लीजिए किसी ने 50 रुपए पे सेल किया है, मार्केट 30 पे आ गया, तो वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन की वैल्यू को कम कर देगा, क्योंकि अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। अब डर खत्म हो चुका है, अब प्रॉफिट आ गया बड़े प्लेयर का। लेकिन अगर कोई आज कॉल बाइंग हुई है 30 रुपए पे, तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि पहले की सेलिंग पोजीशन कहाँ जाएगी। तो पहले प्रायोरिटी उस चीज़ को देनी है जो नया माल मार्केट में आ रहा है। नया माल अगर आएगा मार्केट में, तो मार्केट पहले उस डायरेक्शन को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सर काफ़ी सालों से। तो अभिषेक, ये कैसे हो सकता है? स्टेप बाय स्टेप आप बताइए। अगर आज मुझे ये शीट करनी है तो मैं कैसे करूँगी? देखिए मैम, एनएससी पे डेटा रहता है, एनएससी रात शाम को 7 बजे के बाद डेटा अवेलेबल करवा देता है। शीट बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आई थिंक थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके लिए एक ट्यूटोरियल सेपरेटली बनाना पड़ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, वो सेंसिबल पे भी अगर सिर्फ इतना सा देख लिया, किसी भी वेबसाइट पे, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, किसी भी वेबसाइट पे सिर्फ इतना सा देख ले कि नया डेटा कौन सा बन रहा है आज, नए डेटा पे अगर फोकस करेंगे, पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा, तो हम उस पर चीज़ें समझ सकते हैं कि तो वो तो कई दफ़ा हम देखते ही हैं कि आज DII 10,000 करोड़ बाय करके गए, FII 5,000 करोड़ सेल करके गए, तो इससे ये तो पार्टिसिपेंट वाइज तो इतना ही दिखाता है सेंसिबल। राइट सर, इसमें एक चीज़ होती है, सबसे पहले तो हमें DIIs को नहीं देखना है। DIIs ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिटेलर, FIIs और प्रोप्राइटरीज रहते हैं। सिर्फ एक व्यू बनाना है, जिधर रिटेलर बैठा हुआ है उस डायरेक्शन में नहीं खेलना है, जिधर FIIs और प्रोप्राइटरीज बैठे हुए हैं उस डायरेक्शन में खेलना है। इसमें भी इंपॉर्टेंस उस चीज़ की आ जाती है जब ये लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं, क्योंकि सर ऑप्शन सेलिंग होता है ना कि बंदा कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है। अगर उसको लगता है कि मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल महसूस करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन बाई हुआ हुआ और थोड़ा सा भी उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं बनी, तो बहुत जल्दी उनका भी लॉस लग जाएगा और बड़ी क्वांटिटीज पे रहता है। इसमें देखो एक कंफ्यूजन आता है जो मैंने भी कई दफ़ा नोटिस किया है। हाँ जी। अभी आप ही ने ये बात बोली कि वो प्रॉफिट बुक करेंगे, 50 पे उन्होंने बेचा, 30 आ गया तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ जी। लेकिन शाम को डेटा क्या आएगा कि उन्होंने 20,000 पुट बाय करी, बट दे आर बुकिंग द प्रॉफिट, दे आर नॉट बाइंग अ फ्रेश पोजीशन। तो हमें तो ये दिखेगा कि उन्होंने पुट बाय करी, लेकिन वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि 50 वाली चीज़ 30 में आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे पास 1 लाख थी, आज हमने 20,000 में कवरिंग कर ली, शॉर्ट कवरिंग कर दी। शॉर्ट को कवर कर लिया अपना, या बाइंग ही होगी ना वो शॉर्ट कवरिंग, और बाइंग तो बाद में हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन आज शाम को अगर मैं डेटा देखूंगा तो मेरे को ये पता लगा कि हमारे पास 1 लाख पुट शॉर्ट थी, ये तो दिख ही नहीं रहा उसमें। 20,000 आप कहना चाह रहे हैं कि पहले की 1 लाख पुट शॉर्ट है? हाँ हाँ जी, जो उसने पहली तारीख को कर दी। ठीक है। आज 18 तारीख को शाम को उसने डेटा बनाया कि जी मैंने 20,000 पुट बाय कर ली। ठीक है। वो एक्चुअली हमें दिखेगा बाय, बट इट इज नॉट एक्चुअली बाय, इट इज, तो उसने तो प्रॉफिट बुक किया है। तो अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर ये ना नेट पोजीशंस का आप बता रहे हैं। 2 तरीके का डेटा की पोजीशंस होती हैं। एक सर लाइव पोजीशंस आती हैं जो उन्होंने आज खेल खेला है, और एक ओवरऑल कैलकुलेशंस आती है जो नेट पोजीशंस रहती हैं। आप अगर बोल रहे हैं कि उन्होंने आज पुट बाई करी हुई है, तो उसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि क्या उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है, क्योंकि अगर सिर्फ पुट बाई करी है तो उसकी वैल्यू कम होगी। अगर उन्होंने एक ऑप्शन बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर दिया है, तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आपको देखना है लेटेस्ट वाला डेटा सर। अभी मैं, आप सही बोल रहे हैं कि एक ट्यूटोरियल लगता है यहाँ पे जो शीट बना के हमको देना चाहिए लोगों को, तब वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि तो थोड़ा आप सा एक काम करिएगा, आप एक वीडियो छोटा सा बना दीजिएगा, हाँ और उसका लिंक हमें शेयर कर दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जो लोग भी इसको देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और इनका वहाँ पे ट्यूटोरियल पड़ा है उसको भी देखिए। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ मिसगाइड किया जाए या आपको कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट हो रही है और उससे आपका बेनिफिट हो सकता है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपको वो पूरी दें। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करिएगा डेफिनेटली, और आप तो वीडियो एडिट कर ही लेते हैं, तो अपनी वीडियो बनाइए, एडिट करिए और उसका लिंक हमें दे दीजिए। मैं सर इसको और सेग्रीगेशन करके भी ट्यूटोरियल के अंदर डाल करके ऑडियंस के लिए जरूर बना, वो डिस्क्रिप्शन हम अपने पॉडकास्ट क्योंकि दोस्तों क्या है कि अभी शायद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी वीडियो ये 2-5 मिनट की बना देंगे जिससे कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। आप पहले इस पॉडकास्ट को देखिए और फिर उस पे जाके, ये आप अपना चैनल है आपका तो वहाँ लोड कर दीजिएगा, नहीं तो ड्राइव का लिंक दे दीजिएगा, वहाँ पे लोग देख लेंगे, जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा।
तो अभी क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो? अब हमें डायरेक्शन पता लग गई है, अब लोग सीख लेंगे कैसे देखना है। अब मान लो हमें पता लग गया ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या कहीं नहीं जाएगी। अब अगर आपको ट्रेड लेना है 9:30 बजे, तो अब आप 9:15 बजे, तो अब आप क्या करने वाले हो निफ्टी में? देखिए सर, दो चीजें हैं, एक इंट्राडे का पर्सन होता है और एक है पोजिशनल ट्रेडिंग का। ठीक है। मैंने सर शुरू करी थी इंट्राडे ट्रेडिंग से, लेकिन धीरे धीरे करके जब मेरा कैपिटल थोड़ा बढ़ने लगा तो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में घुसा। अभी कितनी कैपिटल से करते हैं? अभी सर मैं 1 CR के आसपास से 1 CR के आसपास करते हैं। वेरी गुड। तो सर ये जो 1 CR है ये मैं डिप्लॉय करता हूँ फ्यूचर्स के अंदर, एंड आई डू नेकेड फ्यूचर्स। अब इसमें थोड़ा सा पहले इंट्राडे के ऊपर बात कर लें, जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर लेते हैं। बेसिकली सर डेटा का ये रोल होता है कि आपको बायस पता है, जैसे मैंने बोला डेटा कभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं देगा कि 100% मार्केट ने यही जाना है। अगर ऐसा हो तो लोग खेत बेच करके पैसे लगा ले, लेकिन डेटा आपको एक बायस बना देता है कि भाई इस डायरेक्शन में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी और मेरा एज बन जाता है। इसके बाद सर मुझे प्राइस एक्शन जरूर देखना है मार्केट के अंदर। अगर FIIs ने बुलिश पोजीशन बनाई है, वो तरीका हम बता देंगे लोगों को कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन बुलिश पोजीशन बनाई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि FII डेली प्रॉफिट करेगा, उसका भी कभी ना कभी लॉस लगेगा, प्रोप्राइटरी का लॉस लगेगा, रिटेलर भी कभी कमाएगा, क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं वो मार्केट में पैसा लेकर के आएगा नहीं सर। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। प्राइस एक्शन सर कोई भी सिंपल सा हो सकता है, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ कि जिस डायरेक्शन में भी आपको ट्रेड लेना है, आप उस डायरेक्शन में दुश्मन ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे बाइंग में जाना है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि बायर्स कितने स्ट्रांग है, मैं ये देखूंगा कि सेलर्स कितने वीक हैं। थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं सर कि जब भी बुलिश साइड का मार्केट होगा सर, तो सेलर्स उस प्राइस एक्शन को ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाएंगे। आप अगर निफ्टी का कोई भी दिन का चार्ट खोल करके देखेंगे और मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया है, तो एक छोटा सा विक जरूर बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा लाल कैंडल बन जाएगा। एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, एक छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, या मार्केट बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना देगा। 1 डे के चार्ट पे बात कर रहा हूं सर। वो जो छोटा सा विक है ना, वो ये बताता है कि उस दिन सेलर्स या बायर्स ऑपोजिट वाले जो थे वो मार्केट को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाए। मार्केट को अगर बहुत दूर जाना है तो वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो मैं ये देखता हूं सर, जिस दिन भी मेरे को प्राइस एक्शन के बेसिस पे, डेटा मेरा फाइनल हो चुका है, अब प्राइस एक्शन पे मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं ये देखूंगा कि वीकनेस उस साइड वाले प्लेयर्स में है या नहीं है। उसके बेसिस पे सर मेरी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएंगी। पर वो इंट्राडे में तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज भी रहती है, हाँ जी। तो वो आपको पहले दिन की कैंडल से कैसे आप जज कर लोगे? नहीं, पहले दिन की कैंडल नहीं मैम। देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने एक दिन पहले अपना बायस बना लिया, डेटा से सिर्फ मुझे ये नहीं पता चलता कि सिर्फ मोमेंटम आएगा। डेटा से मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में स्ट्रांग हो सकता है। अब मान लीजिए पोजीशन ऐसी आई हुई है कि मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लूंगा। दिक्कत ये भी होती है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ कि वो डेली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग डेली करने के लिए बनी नहीं है, ऑप्शन बाइंग कंडीशनल करी जाती है, इसलिए डेली ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। तो डेटा से ये भी पता चलेगा कि कल कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है। अब आप कह रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रहता है, बिल्कुल सही बात है, तो उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग का इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकता हूं। और अगर डायरेक्शनल मार्केट मेरी फेवर में ज्यादा डायरेक्शन नहीं गया तो भी थीटा डीके से मुझे फायदा हो सकता है। मतलब मैं प्रॉपरली स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स पे काम नहीं करता हूं, मैं डायरेक्शनल ही स्ट्रैटेजी पे काम करता हूं। लेकिन अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं गया तो भी थीटा कहीं ना कहीं मेरे फेवर में काम कर जाएगा। तो यानी कि अगर आपको लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा तो आप पुट बेच के बैठ जाएंगे? राइट सर। ATM या आउट ऑफ द मनी? ATM भी सर बेटर है, क्योंकि जब वो धीरे धीरे जाएगा तो वो OTM बन जाएगा। ओके। तो दोस्तों ये डेटा के बेसिस पे पहले जो है बायस होते हैं। बायस का मतलब है एक नज़रिया बनाते हैं कि आज बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इन्हें लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ये पुट को बेचते हैं, और अगर इन्हें लगता है बाजार नीचे जाएगा तो ये कॉल को बेचते हैं। सही बता रहा हूँ? राइट सर। लेकिन सर ये एक दिन पहले इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन डेटा से हो जाता है, और ज़रूरी नहीं कि डेली ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। अगर आपको लगता है डेटा स्ट्रांग है, बड़े प्लेयर ने भी कॉल्स बाई करी हुई हैं और मार्केट उस तरीके से भी ओपन हो रहा है कि ज़्यादा मूव नहीं किया है, तो ऑप्शन बाइंग भी करी जा सकती है। एक और चीज़ अभिषेक, जैसे आपने बोला कि डेटा से आपको रफली आइडिया हो जाता है कि अगले दिन मोमेंटम रहेगा, राइट। बट एट टाइम्स एक गैप अप अगर ओपन हो गया और आपका डेटा साथ में है, लेकिन गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो हो रहा है या गैप डाउन या गैप अप, और फिर वो एक रेंज बाउंड हो जाती है। राइट। तो उस केस में क्या करना है, क्योंकि डेटा ने तो बता दिया गैप अप ओपन हुआ, तो एक तरह से जो बाई करके गया उसको तो प्रॉफिट आ ही गया, उसके बाद की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए मैम, डेटा अगर आपका मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो बहुत अच्छे से काम करता है, या थोड़ा माइल्ड गैप अप या माइल्ड गैप डाउन खुल रहा है तो भी काम करेगा, क्योंकि उन्होंने जिस रीजन से वो पैसा डाला था ना, वो रीजन अभी फुलफिल हुआ नहीं है। कोई भी बंदा लॉस करने के लिए पैसा नहीं डालता। Exactly. अगर FIIs ने पैसा डाला है तो उनको प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट हो चुका है तो अब डेटा का कोई वैलिडेशन रहा नहीं है, फिर मुझे प्रॉपरली प्राइस एक्शन पे ही फोकस करना पड़ेगा। ओके। हाँ जी। और उस दिन मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कर जाए, तो मैम एक मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि मुझे डेली पैसा नहीं बनाना,
क्योंकि ये दिहाड़ी वाला काम तो है नहीं, हमें कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है अपनी। कैपिटल रहेगी तो हम मार्केट में रहेंगे। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप 4 लॉट पे काम करते हैं तो आप 2 पे कर सकते हैं, 1 पे कर सकते हैं और प्राइस एक्शन पे फोकस कर सकते हैं। मोटिव क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो एक बोनस की तरह आ गया, और अगर लॉस हुआ तो बहुत छोटा सा चला गया। अभी आपने पोजीशन साइजिंग की बात करी, तो कितने लाख पर एक लॉट करना चाहिए? कितने लाख पर 1 लॉट करना चाहिए? देखिए सर, या अगर आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल है तो आप कितने लॉट में काम करते हैं? मैं और सर, क्या आप पूरा एक साथ डाल देते हैं या इसको भी सेग्रीगेट करते हैं? मैंने सर जो सेग्रीगेशन किया हुआ है सर, काफ़ी तरीके होते हैं। एक तो आरपीटी होता है सर, कि आपका आरपीटी कितना है, रिस्क पर ट्रेड। अगर मान लीजिए आपका 5,000 रुपये का रिस्क पर ट्रेड है तो उस हिसाब से आप अपने लॉट्स को कम ज़्यादा करेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपको पता है कि मेरा 40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगता है, तो हम पहले ही अपनी कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी 1 CR की कैपिटल है, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सर, 30 लाख के पार्ट में। और उस 30 लाख को मैं एक टाइम पे सर डिप्लॉय करता हूँ। लगभग 15 लॉट्स के आसपास मैं फ्यूचर्स में बाई या सेल करता हूँ। अच्छा, और एसएल 40 पॉइंट का लगा देते हैं? नहीं, 40 पॉइंट का नहीं रहता ये सर, मेरा पोजिशनल थोड़ा सेटअप है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पोजिशनल शिफ्ट हो चुका हूँ। तो एसएल इसमें थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन मेरी पोजिशनल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें मैं टाइम साइकिल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मार्केट में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी मैं लेकर के आता हूँ, एंड वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल काम करता है। अब ये टाइम साइकिल क्या होती है, थोड़ा सा ये भी समझा दो। और एस्ट्रोलॉजी को कैसे लाते हो ये भी बताओ। हाँ। कैसे लाते हैं मैम? देखिए, मैं पहले इंट्राडे पे ही काम करता था, एंड इंट्राडे पे एक ही तरीका है काम करने का जो मैंने फाइंड आउट किया है। आप डेटा को लेकर के चलिए, आप प्राइस को लेकर के चलिए, 10 इंडिकेटर मत लगाइए। इन चीज़ों से आप फिगर आउट कर लोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे कॉन्फिडेंस कब आया, जब मैंने चीज़ें बैक टेस्ट कर दी। आप पीछे की चीज़ें नहीं देखेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट सर प्रॉपर नंबर पे नहीं लगाएंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट में क्वांट काम करता है। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी को सर कनेक्ट करूंगा यहाँ से, लेकिन मार्केट में क्वांट काम करता है, यानी कि प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन काम करती है। वो नंबर, जैसे लोग बोलते हैं मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, लेकिन क्या रीज़न है? वो फेवरेट नंबर क्यों है आपका 20 पॉइंट? क्योंकि आपके पास उतनी कैपिटल है, इसलिए आप 20 पॉइंट का लगा रहे हैं। लेकिन क्या पता निफ्टी में 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता हो, क्या पता 27 का लगता हो, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम इन नंबर्स को टेस्ट नहीं करेंगे। अब हुआ गया सर, जब मैंने ये चीज़ें फिगर आउट कर दी, निफ्टी के अंदर हमने ये चीज़ें फिगर आउट कर दी इंट्राडे में, तो हम पोजिशनल भी जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पोजिशनल सर एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट में गैप्स लग जाते हैं। 1000 पॉइंट का गैप अप अभी भी हुआ है, 800 पॉइंट का किसी न्यूज़ में हो जाता है। और एक आपको मैं बताऊं, 6 तारीख को सर मैंने एक ट्रेड लिया था, 3:29 पे मैंने एक फ्यूचर्स बाई किया था 15 लॉट, और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बता करके कम्युनिटीज़ में कि मैं यहाँ पर बुलिश होने वाला हूँ, बट इट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने लिखा था। 7 तारीख को थोड़ा सा मार्केट ऊपर था। 7 तारीख को एक न्यूज़ आती है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो ईरान पे हमला करने वाले हैं सुबह 5:30 बजे, और 5:30 बजे से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैंने ये टाइम साइकिल्स के बेसिस पे लिया था, जहाँ पे से आप पहले से आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन में ओपन होना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और सर 8 तारीख को मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर था, मेरा टारगेट ही 1000 पॉइंट का था, तो मैंने 8,45,000 रुपये का प्रॉफिट उस दिन लॉक किया सर। तो ये मैंने किस बेसिस पे किया सर, मेरी थिंकिंग ऐसे कैसी हुई? हमने आज तक मार्केट को, मैंने खुद अपने करियर में जो किताबें पढ़ी हैं, जिन लोगों को देखा है, उन्होंने सबने सिखाया कि मार्केट में हॉरिजॉन्टली काम करना है, हॉरिजॉन्टली रिसर्च करनी है। प्राइस एक्शन सर हॉरिजॉन्टल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, इंडिकेटर हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मार्केट में वर्टिकल भी तो कुछ है। और जब आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो नीचे डेट दिखती है। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो क्या वर्टिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं हो सकते? अगर मार्केट किसी डेट से गिर रहा है तो वो डेट हमने कोइंसिडेंटल क्यों मान ली है? क्यों उस डेट की इंपॉर्टेंस नहीं है? मैं सर जब इस चीजों में ज्यादा घुसा तो मुझे पता चला कि मार्केट में डेट्स का भी एक पैटर्न होता है। मार्केट में हर चीज का एक पैटर्न है, बस हम वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, सवाल वही है। तो पहुंचा दो हमारी ऑडियंस को। और हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुनना, क्योंकि डेट्स जी। पे तो किसी ने भी कभी ट्रेड किया ही नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मैम, और ये शुरू हो गया था WD गैन से। अगर आपने सुना हो WD गैन, तो ही वॉज अ ट्रेडर जिनका 92% का विन रेट था, एंड ही यूज टू ट्रेड ऑन एस्ट्रोलॉजी। वो एस्ट्रोलॉजी को यूज करते थे, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजी यूज करते थे। मैं क्या करता हूं, मार्केट में टाइम के पैटर्न्स को यूज करता हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए 22 दिन पहले बॉटम बना रहा है, तो कोई एक ऐसा पैटर्न जरूर होगा कि 22 दिन बाद वो टॉप बना सकता है। अब ये हर आपके इंडेक्स पे काम नहीं करेगा, हर इंडेक्स का एक अलग रोल है। जैसे हर बंदे की कुंडली अलग होती है मैम, आप देखोगे कि हर 1 तारीख को सब लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन सब अंबानी नहीं बन सकते। तो हर इंडेक्स, हर स्टॉक, हर शेयर, उसका कुछ ना कुछ एक अलग टाइम साइकिल्स का पैटर्न है।
वो टाइम साइकिल्स का पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी डेट से क्या हो सकता है। मैंने इस पर भी 11 साल बैक टेस्ट किया है, और सिर्फ टाइम सर काम में नहीं आएगा, मैं ये भी आपको बोलूँगा। इवन अगर आपको डेट्स भी पता चल गई कि मेरे को इस डेट पे बाई करना है, इस डेट पे सेल करना है, वो भी काम नहीं आएगा। उसके साथ आपका प्राइस एक्शन का रोल बनेगा, क्योंकि आपको डेट्स पता है जिस दिन मोमेंटम आना है, लेकिन आप कौन सी डायरेक्शन में आना है कैसे पता करेंगे? वो पता करेंगे हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड करके, और उसके साथ भी एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट। मैं इस पे 1:2 पे काम करता हूँ। करीबन 300-400 पॉइंट के सर स्टॉप लॉस भी लग जाते हैं कई बार, और कई बार 800-1000 पॉइंट के टारगेट्स भी मिल जाते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट करती है, वो है टाइम। क्योंकि आपके फेवर में अगर टाइम है तो बहुत चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। बोलते हैं सर जिस इंसान का समय सही चल रहा है वो पहाड़ चढ़ जाता है, और जिसका समय खराब है तुम तो आए पहाड़ से हो। हम तो आए पहाड़ से। तभी आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो। आई थिंक जो पहाड़ी लोग होते हैं थोड़ा मानते हैं इन सब चीज़ों को, ऐसा भी कुछ मैं है? बिल्कुल नहीं मानता था ना, नहीं मानते थे? मैं बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन एक मेरे साथ ना 2014 में मेरी पढ़ाई छूटी, 15 में, 16 में मैं घर से छूट गया, 17 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 18 में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, थोड़े बहुत मुझे काम मिले, 19, 20, 21 तक ऐसी चीज़ें चल रही थी कि मतलब ठीक है दिख रहा है पर दिख नहीं रहा। 22 तक मेरे को ऐसा लगा कि अब थोड़ी चीज़ें सेटल हो रही हैं। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा तो ये मेरी शनि की दशा चल रही थी, सैटर्न की महादशा। और जिनको नहीं पता कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बहुत तोड़ मरोड़ देता है, लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड ज़रूर करता है। तो मैं मानता नहीं था, लेकिन जब मैं बैठा कुछ ऐसे लोगों के साथ जिससे मुझे पता चला कि हाँ ये इंसान के जीवन में भी रोल करती है प्ले, तो मुझे लगा कि मार्केट में भी करती होगी। और एक चीज़ होती है, मुझे पहले नहीं पता था ये, लेकिन जैसे कमरे में कोई एंटर करता है ना, तो हम या तो उसकी वाइब अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो वो वाइब क्या है? बिना किसी से मिले कोई अच्छा बुरा कैसे लग सकता है? वो वाइब्रेशंस हैं। तो अगर इंसानों के बीच हो सकती हैं तो प्लैनेट्स के बीच भी हो सकती है। और प्लैनेट अगर आपके ऊपर वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इमोशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुझे हज़ारों इमोशन से नहीं खेलना है, लेकिन मुझे 2 इमोशन से खेलना है, एक है लालच और एक है डर। अगर कोई प्लैनेट आपके अंदर लालच पैदा कर दे तो आप बाई करेंगे, मैं सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। और अगर कोई प्लैनेट आपके अंदर डर पैदा कर दे तो आप सेल करेंगे, मैं बाई की पोजीशन बनाऊंगा। तो मास साइकोलॉजी पे ये चीज़ें अफेक्ट करती है सर, अनलेस और अनटिल एक पर्सन अवेयर है। अब जब जैसे मैं थोड़ा सा अवेयर हो गया, 2-4 लोग और अवेयर हो जाएंगे तो वो इस चीज़ को समझने लग जाएंगे और उस हिसाब से काम करने लग जाएंगे। सो अभिषेक एक बात बताओ, आपने डायरेक्टली निफ्टी ऑप्शंस पे आप आए, जब आपने ट्रेड शुरू किया आपने कहा कि आपने बहुत हार्डशिप फेस करी है। सो हाउ यू अरेंज द कैपिटल? लाइक 1 CR इज अ गुड अमाउंट टू ट्रेड। 1 CR इज़ अ गुड अमाउंट। मैम देखिए, मैंने शुरुआत करी थी अपनी वीडियो एडिटिंग से, और वीडियो एडिटिंग से लगभग मैं 50-60 हज़ार रुपये लेकर के मार्केट में आया था। मतलब मैंने 20 हज़ार रुपये डाला, वो ज़ीरो हुआ, फिर 20 हज़ार रुपये डाला, वो ज़ीरो हुआ, फिर 20 हज़ार रुपये डाला, वो ज़ीरो हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 50,000 रुपीज़ रोक लिया था। वो प्रॉफिट नहीं था, लेकिन मैंने उस कैपिटल को रोक लिया था, और वही मेरे लिए ऐसा था कि अब मैं ब्रेक इवन हिट कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं पैसा बना सकता हूँ। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने 1 करोड़ रुपये मार्केट से बनाया, क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों को ये लगता है कि 5,000 रुपये लेकर के आएंगे 50,000 बन जाएगा, जो कि मुझे भी लगता था, मैं भी उस मेंटालिटी से आता हूँ, लेकिन मैं ला नहीं पाया। तो ये सारा पैसा मैम कहीं ना कहीं मैंने अपने अदर बिजनेसेस से भी अरेंज किया। जब से मैं थोड़ा यूट्यूब पे भी आया, थोड़ी मेरी इनकम यहाँ से भी बढ़ी थी, वो कैपिटल भी मैंने मार्केट के अंदर ही डाली। थोड़ा पैसा मैंने अपनी फैमिली से भी अरेंज किया था, मैंने उन्हें दिखाया कि मैं थोड़ा बहुत कमाने लगा हूँ, ट्रेडिंग में ऐसा कुछ हो सकता है। और थोड़ा पैसा मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, उसके बाद उनका चुका करके अब ये प्रॉपर मेरा अपना कैपिटल है। मतलब अभिषेक कम पैसे में इस मार्केट में नहीं आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम देखो, अगर आप कम पैसे में नहीं आओगे तो आप ज़्यादा पैसा भी नहीं बना पाओगे। तो कम पैसे में ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा लेकर के आओगे तो हर किसी का सपना पैसा बनाना है, और वो सोचेगा ज़्यादा पैसा लेकर के ज़्यादा पैसा बनाऊँ मैं। लेकिन कम पैसा नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं, आप डायरेक्टली कमाने की कोशिश करोगे। और ज़्यादा पैसा लेकर के आओगे तो मेरे पास ऐसे भी लोगों के फ़ोन आते हैं कि 50 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ का कर्जा है। एक ऐसे भी थे 2 करोड़ का कर्जा मुझे बता रहे थे, वो सच है कि झूठ है, बट ऑब्वियसली हुआ होगा मार्केट में। तो कम पैसा ही लेकर के आना चाहिए, और उस दिन का वेट करना चाहिए जिस दिन आप ब्रेक इवन हो जाए। जब आप ब्रेक इवन हो जाए उसके बाद 2-4 चीज़ें चेंज करनी है आपको। आप कैपिटल लेकर के आओ और फिर अच्छी कैपिटल पे काम करो। मतलब पान का खोखा होगा तो पान के खोखे जैसे ही रिजल्ट्स होंगे, 5 स्टार प्रॉपर्टी खोलेंगे तो उस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। तो कैपिटल इज नेसेसरी बट नॉट इन द स्टार्टिंग। उधारी पे मत आओ, अपने उधारी पे मत आओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने ऐसी चीज़ें नहीं देख ली कि भाई पैसा बन सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, हर किसी के लिए भी नहीं है। तो आपने बताया, हमने इंट्राडे डिस्कस किया, पोजीशनल में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमारे व्यूअर्स करें और वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकें? देखिए, बात सही है कि एक चीज़ सही है कि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, वो इंट्राडे से ज़्यादा आसान होती है। बट मेन चीज़ इसमें ना पेशेंस हो जाता है मैम। इवन अगर कोई मूविंग एवरेज पे भी काम कर रहा है ना और प्रॉपरली अपने सेटअप का वेट कर रहा है, तो वो भी इन चीज़ों पे पैसा बना सकता है। एक मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ टाइम साइकिल्स की। आप ना निफ्टी का चार्ट खोलिए,
1 डे का चार्ट लगाना है सर। मार्केट ने जहां से लो बनाया वहां से 22 दिन गिन लीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट उस 22 दिन पे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगा। अब ये एक साइकिल होती है सर 22 डेज की, इसको बोलते हैं मरकरी की साइकिल। तो 22 दिन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज जरूर करता है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर जो अगला बना है उससे 22 दिन की साइकिल आप गिन लीजिए, कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन जरूर आता है। मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि 22 दिन की साइकिल चल रही है, 22 दिन पे टॉप बन गया, 22 दिन पे बॉटम बन गया, फिर 22 दिन पे एक टॉप बन गया, लेकिन उसके बाद 22 दिन पे नहीं बन रहा है, साइकिल ब्रेक हो गई है, तो फिर आप नए लो से 22 दिन गिन लीजिए। 22 दिन में कहीं ना कहीं आपको बॉटम्स और टॉप्स जरूर मिलेंगे। बट इस पर कौन सी डायरेक्शन में लेना है उसके लिए आपको प्राइस एक्शन अलाइन करना पड़ेगा। वो थोड़ी आपकी पर्सनल रिसर्च भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है सर। तो कोई मूविंग एवरेज पे काम करता है, कोई फिबोनाची पे काम करता है, कोई बोलिंजर बैंड पे काम करता है, लेकिन डेट आपके हाथ में है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन में मार्केट मोमेंटम देगा। तो ये 22 दिन की साइकिल है, ये बहुत अच्छे से काम करती है, आप इसको देखेंगे। और इवन निफ्टी नहीं, आप इसको इथेरियम पे लेकर के जाएंगे तो भी 22 दिन की होती है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट चीज़ भी मिल जाएगी। एक साइकिल और है सर जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, वो है आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट अगर ओपन करें, जैसे आपको गूगल पे सर्च करना है मरकरी इनग्रेस डेट्स। ये क्या होता है सर, जोडियाक में 12 राशियां होती हैं। मरकरी इनग्रेस, मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। क्या स्पेलिंग है? INGRESS। मरकरी इनग्रेस डेट्स। हाँ जी। अच्छा, ये क्या होता है सर, मैं आपको एक चीज बताऊं। जोडियाक में 12 राशियां होती हैं, एरीज से लेकर के पाइसेस तक। ठीक है। प्लैनेट मरकरी धीरे धीरे करके राशियां चेंज करता है। तो आप बस ये नजर बनाइए निफ्टी में कि मरकरी कौन से दिन राशि चेंज कर रहा है, और जिस दिन मरकरी राशि चेंज करेगा सर उस दिन भी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में कुछ धूम धड़ाका दिखेगा। और फिर उसके बेसिस पे जब आपको पता है कि मोमेंटम आना है, आधे लोग इसीलिए फंस जाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मोमेंटम कब आना है, साइडवेज मार्केट में एंटर हो जाते हैं, या बड़े मोमेंटम पे कैसे पैसा बनाए वो उनको नहीं पता है। तो आप ये वाली डेट्स कैलकुलेट करके देखो, एक बार पहले बैक टेस्ट करो, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मार्केट में घुसना है। एक बार पहले बैक टेस्ट करिए कि मरकरी कब राशि चेंज कर रहा है, पहले पीछे जाइए। अगर आपको पीछे यकीन नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पीछे जाकर के देखिए कि उस डेट पे क्या हुआ है, या उस डेट से क्या कोई मोमेंटम स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो आपके हाथ में बहुत बड़ी चीज है कि आपके हाथ में अब टाइम है, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन अलाइन करना है एंड यू आर सॉर्टेड। अभिषेक, अभी जो रिसेंट लो बना है मैंने अभी देखा वो 2 अप्रैल का बना है निफ्टी में, तो क्या आपने उस टाइम भी प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से अब चेंज होगा? नहीं मैम, देखिए कभी भी ना मैं थोड़ा सा वो मेंटालिटी नहीं रखता हूँ कि एग्जैक्ट बॉटम और लो निकाल लूँ। मेरी डेट्स जो अलाइंड है वो अपने हिसाब से अलाइंड है, और डेट्स के मैं डायरेक्टली डेट पे एंटर नहीं होता हूँ मैम। इवन अगर मान लो 2-3 अप्रैल की भी डेट होती तो मैं डायरेक्टली, मैंने आपको बताया, मैं डेट पे एंटर नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर वो रिवर्सल का मोमेंटम आ गया तो मेरे बहुत बड़ा कैपिटल का नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन तो ऑलरेडी मार्केट गिर रही थी। 2 अप्रैल से उसने मोमेंटम पकड़ा ऊपर का, और 2 अप्रैल वाला जो लो है निफ्टी का अभी टूटा नहीं है, और वहां से कंटिन्यूअस गैप अप्स हो रहे हैं। हाँ जी। सो कैन दैट बी प्रेडिक्टेड? इट कैन बी प्रिडिक्टेड, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ मैम डेट्स बनने के बाद भी। जैसे मैंने जो एंट्री ली, मैं 3 से 4 तारीख से मार्केट में ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन मैंने एंट्री 6 तारीख को ली। 6 तारीख को ली? 6 तारीख को एंट्री ली है मैंने, और 8 तारीख को मैं एग्जिट कर चुका हूँ। आपने 6 तारीख को एंट्री ली है? हाँ जी। हाँ, 2 के बाद सीधा ट्रेडिंग सेशन जो पड़ा है वो 6 का पड़ा है। हाँ जी। तो 6 को एंट्री ली और आपने 8 को एग्जिट 8 को एग्जिट किया। एक ट्रेड में आपको और बताता हूँ मैम, मैंने 20 जनवरी को 8 को जो था वो काफी गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। हाँ जी, हाँ जी। जो आप बता रहे हैं उसके आपको वो टाइम साइकिल्स की वजह से मुझे एक आइडिया लग गया था कि मोमेंटम आ सकता है, उस पर मैंने प्राइस एक्शन अलाइन किया और ये एंट्री मैंने बुलिश साइड में ली थी। एक एंट्री मैम मैंने और ली थी 20 जनवरी को, बजट से पहले, उसमें मैं बियरिश था। तो 20 जनवरी से मैंने वेट किया, क्योंकि मैं फ्यूचर्स शॉर्ट करके बैठता हूँ 3 महीने बाद का भी, क्योंकि अगर मुझे होल्ड करना पड़े तो ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने पड़ते हैं, तो मैं फ्यूचर डायरेक्टली होल्ड कर लेता हूँ, और मेरा कोई थीटा डीके वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ डेल्टा पे चीज़ें चलती हैं। तो वो मोमेंटम मुझे 10 दिन के बाद मिला, 1 तारीख को जब बजट आया, लेकिन उसी डायरेक्शन में मिला जिस डायरेक्शन में मैं आप चाह रहे थे बैठा था। लेकिन मैं ये भी मैम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 100% का विन रेट है मेरा विन रेट भी लगभग कुल मिला करके 60 से 65% के आसपास होगा, बट उसमें अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है तो चीज़ें मेरे फेवर में काम कर जाती है। अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि आप 1:2 पे काम करते हैं। राइट। तो अगर आपके ट्रेड्स फेल भी हो जाएंगे तो जो प्रॉफिट देंगे उसमें से आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो निकल ही जाओगे। अगर हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि जब से चार्जेस लगे तो मुझे लगभग 7 से 8 लाख रुपए बनाना पड़ता है सिर्फ ब्रेक इवन हिट करने के लिए। ओह माय गॉड, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं फ्यूचर्स के अंदर, पर ट्रेड पे लगभग 14,000 के आसपास चार्जेस लग जाते हैं। वो कैसे? अगर बाई और सेल करेंगे 15 लॉट पे
अच्छा, तो 14,000 STT चला जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो कोई नहीं, कमाई भी तो हो रही है। कमाई भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा देना भी पड़ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा टफ हो गया है वो मार्केट। ओके, तो मतलब आप ऑप्शंस कैरी नहीं करते, मतलब सॉरी, ये कॉल पुट ऑप्शन कैरी नहीं करते, आप फ्यूचर कैरी करते हैं जब भी कैरी? हाँ जी, और उसका मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं करता हूँ। देखिए, बाइंग में तो थीटा डीके हो जाएगा, अगर मैं 10 दिन होल्ड कर रहा हूँ तो थीटा डीके हो जाता है। अगर मुझे सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, मेरे टारगेट्स बड़े हैं, मेरा 1500 पॉइंट का भी टारगेट है, 1300 पॉइंट का भी है, 1000 पॉइंट का भी है, लेकिन इतना बड़ा प्रीमियम मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं रहती है। वहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो आधी कैंडल्स गायब रहती हैं। तो द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद इज फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स में रिस्क बढ़ा है लेकिन रिवॉर्ड भी बढ़ा है, और अब थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं, तो स्किल्स अब और ज़्यादा नेसेसरी है यहाँ पे। और आप जो फ्यूचर की ओपन पोजीशंस लेके जाते हैं उसमें आप हेज कैरी नहीं करते? नो हेज। मैंने जो अपना हेज क्रिएट किया है वो मैंने पोजीशन साइजिंग से कर दिया है। 1 करोड़ की कैपिटल को मैंने 3 में डिवाइड कर दिया है। उसमें से भी जब मेरा जाता है तो मैं एक लिमिटेड लॉस रख लेता हूँ, तो मुझे हेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, मान लीजिए अगर कभी मेरा स्टॉप लॉस मान लीजिए 5-6 पॉइंट से रह गया है, और अब मेरा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब मार्केट गैप अप या गैप डाउन मार सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं हेज करके चला जाता हूँ। बट जब मैंने पोजीशन खोली है तब तो मेरे पास 300-400 पॉइंट का मार्जिन ऑलरेडी है, और निफ्टी का स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ज़्यादा है नहीं, आजकल तो वॉर्स की वजह से रह रहा है। लेकिन अगर बहुत क्लोज पोजीशन आ गई है स्टॉप लॉस पे, तब मैं हेज करके चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं नेकेड ही रहता हूँ। तो आपने काफ़ी, और कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम साइकिल्स पे काम करते करते 3 से 4 साल हुए हैं। एंड यू हैव अ 60 to 70% विन रेट? हाँ जी, और आई हैव प्रॉपरली 11 ईयर्स बैक टेस्टेड डेटा, जिसमें कोई भी ईयर नेगेटिव नहीं है, और हमने निफ्टी में टोटल 18,000 पॉइंट्स बनाए। ओके, 18,000 प्लस पॉइंट्स। अभिषेक, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, अब निफ्टी पर ही रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, आपको सोचना नहीं है, आप बस तुरंत आंसर करिएगा। ऑल राइट। ऐसा क्यों होता है कि जो निफ्टी है वो ऑफन रिवर्स करता है अराउंड 20,000 या 25,000? मे बी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या निफ्टी बढ़ सकता है जब स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं, तो भी बढ़ता है? देखिए, अगर निफ्टी के मेजॉरिटी स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं तो बढ़ना मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार जो बैंक निफ्टी है वो एक लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है निफ्टी की डायरेक्शन के लिए भी? ये कुछ टाइम पहले होता था मैम, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत डिफरेंट चल रही हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत डिफरेंट भी चलते हैं। What does it mean when Nifty makes higher highs but RSI makes lower highs? इट्स अ डाइवर्जेंस। It's a divergence and that works? दैट माइट वर्क फॉर समबडी, बट उसके साथ और चीज़ें भी कॉन्फ्लुएंस में ऐड करेंगे तो इट विल वर्क मच बेटर। Okay. कई बार ऐसा भी होता है कि FIIs बहुत सेल करके जाते हैं लेकिन तो भी निफ्टी जो है वो क्रैश नहीं करती है। डिपेंड करता है वो कहाँ सेल कर रहे हैं। अगर वो कैश में सेल कर रहे हैं तो वो कभी थोड़ा टाइम बाद भी कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऑप्शंस में पोजीशन बनाई है तो वो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुई है और लेकिन क्लोज हुई है रेड में, सो वो क्या सेंटिमेंट इंडिकेट करता है? वो सेंटिमेंट ये इंडिकेट करता है कि बुल्स नहीं कंट्रोल कर पाए मार्केट को अपने ही एरिया में, और जब कोई अपने एरिया में नहीं कर पाया तो थोड़ी सी दिक्कत है। और एक्सपायरी वीक में निफ्टी की वॉलेटिलिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है सडनली? क्योंकि बहुत सारे लोग मैम एक्सपायरी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको लगता है छोटे प्रीमियम शूट अप करेंगे, गामा बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग भी आ जाती है। और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि एक्सपायरी में पैसा कहीं ना कहीं रिकवरी कर लेंगे या बना ही लेंगे, तो मे बी इस वजह से आ जाती है। What's more powerful, support based on price or support based on time? सपोर्ट बेस्ड ऑन टाइम। Why does Nifty often retest breakout zones before trading strongly? ये एक प्राइस एक्शन हो सकता है कि वो हायर हाइज बनाने की, हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ये इट डज नॉट वर्क एवरी टाइम। इसके साथ भी और चीज़ें आप कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और हिडन मैसेज क्या है अगर निफ्टी राइज करे और वॉल्यूम फॉल कर रहा है? इट्स अ ब्यूटिफुल केस ऑफ बुल ट्रैप। बुल ट्रैप। यस, अगर निफ्टी राइज कर रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे बायर्स नहीं है, रिटेलर्स हैं वहाँ पे, बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन एक केस ये भी होता है कि टॉप्स और बॉटम्स पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है क्योंकि हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। तो कई बार अगर मार्केट टॉप मार दे और वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है वहाँ पे सबने बेच दिया और वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो? मैं पर्सनली इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन हमने अपने बनाए हुए हैं सारी स्ट्रैटेजीज़ के, हमने इंडिकेटर और एल्गोज बना रखे हैं। तो मेरे लिए 2CB इंडिकेटर सबसे बेस्ट है। क्या निफ्टी 21 EMA को स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करती है? ऑन विच टाइम फ्रेम? 15 मिनट्स और 1 आवर? नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी टाइम, नो। बट अगर आपका टाइम फ्रेम 1 डे का है तो डेफिनेटली वो 21 या 20 EMA अच्छा वर्क करता है। अच्छा वर्क करता है। दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला अभिषेक से, अभिषेक एक्सट्रेट,
और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। यदि आपके इसके बावजूद भी कुछ सवाल हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक से, ये उनके जवाब देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही होगा, आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। शीट कैसे बनानी है वो भी देखिएगा, एक छोटा सा ट्यूटोरियल होगा वो भी समझ लीजिएगा। तो दोस्तों बस इसी के साथ धन्यवाद देते हैं अभिषेक का कि ये इतनी दूर से आए और इन्होंने गौरवान्वित किया डीप टॉक्स को अपने ज्ञान से, और अपने जो इनका जज्बा है उससे आप सब लोग मोटिवेट भी होइए, क्योंकि इन्होंने बहुत नीचे से ऊपर की उड़ान भरी है। दोस्तों ये चीज़ समझने वाली है कि स्ट्रैटेजी प्लस माइनस हो भी सकती है, एक्सपीरियंस कम ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन जिस लेवल से ये उठे हैं वो सराहनीय है। वो आप लोग सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो वीडियो एडिट करता था आज अगर यहाँ तक पहुँचा है तो वाकई कुछ जानता है। सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, शायद कुछ ऐसा मिले जो कि आपका कैरियर चेंज कर सके ट्रेडिंग के लिए। धन्यवाद अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। मैंने सर आपको देख करके इतना इंस्पायर हुआ हूँ मैं, बहुत बहुत और आज आप दोनों के साथ बैठा हूँ। रियली इट्स लाइक एन ऑफ कैमरा थिंग कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोगों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और सीखने को मिलता है। एंड अभिषेक, दैट इज बोथ वेज। आई ऑल्सो फील कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, और हम चाहेंगे कि हमारा पॉडकास्ट अच्छा चले ताकि आप दोबारा स्क्रीन पे आके समझाएं। डेफिनेटली अगर चलता है देन आई विल डेफिनेटली कम, और आप जब बुलाएंगे सर आई एम थैंक यू वेरी मच। ऑल योर सर।